अच्छा, तो टोटल इनकम वाला चैप्टर में हम लोग आज एएमटी पढ़ेंगे, एनुअल मिनिमम टैक्स, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं, ध्यान से सुनेगा। देख, बात यह है कि न्यू टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब, दो टैक्स स्लैब होता है, ठीक है। ये दो टैक्स स्लैब के पीछे कुछ कहानी याद है। सबसे पहला नंबर बात देख, पॉइंट टू में रिमेंबर, जहाँ ये खत्म हो रहा था वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में बोला है, इंडिविजुअल और एचयूएफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर सेक्शन 1115 बीएससी आर नॉट लायबल टू अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। मतलब अगर आप न्यू टैक्स सिस्टम में जा रहे हो तो आप ओल्ड टैक्स सिस्टम में नहीं, सॉरी, आप एएमटी फॉलो नहीं कर सकते हो। अगर आप न्यू टैक्स सिस्टम फॉलो कर रहे हो, न्यू टैक्स सिस्टम ऑप्ट किए हो, तो आप एएमटी के अंदर मत आना। क्लियर है ना? यही बात लिखा हुआ, इंडिविजुअल और एचयूएफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर सेक्शन 1115 बीएससी। अगर आप 1115 बीएससी के अंदर हो तो याद रहे बात कि आप एएमटी फॉलो नहीं कर सकते हो। माने न्यू टैक्स सिस्टम फॉलो करने वाला आदमी एएमटी नहीं चार्ज किया जा सकता है या नहीं ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात, इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जिसका पीजीबीपी इनकम नहीं है, द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, उसका जो टोटल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी होगा इंक्लूडिंग प्रोविजन रिलेटिंग टू एएमटी इफ एप्लीकेबल अंडर नॉर्मल प्रोविजन, बार बार बता रहा, एएमटी जो है ये नॉर्मल प्रोविजन मैंने ओल्ड प्रोविजन के लिए एप्लीकेबल है, मे बी कंप्यूटेड एवरी ईयर, हर साल निकालना पड़ेगा, both in accordance with normal provision of the Income Tax Act as per section 1115 BSC, in order to determine which is more beneficial and accordingly decided whether or not to opt for section 1115 BSC of that। अच्छा, ये क्या बोलना चाह रहा हम शॉर्ट में बता देते, लिख ले, शॉर्ट में लिख ले। अच्छा लिख, दो बात लिखेगा। पहला बात लिख, एएमटी प्रोविजन only apply when individual HUF pay tax under normal provision. AMT provision only apply when individual HUF pay tax under normal provision. AMT provision only apply when individual HUF pay tax under normal provision. फिर नेक्स्ट बात लिखेगा, if opted for section 1115 BSC, in the year of having PGBP income, section 1115 BSC will apply। मतलब अगर तुम 1115 BSC अप्लाई किए हो तो तुमको 1115 BSC ही अप्लाई करना पड़ेगा फॉर सब्सिक्वेंट ईयर, लिखना, विल अप्लाई फॉर सब्सिक्वेंट ईयर मैंने बाद वाला साल भी, ऑल्सो कैन विड्रॉ ओनली वन टाइम, मतलब तुम न्यू टैक्स सिस्टम फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब तुमको न्यू से, या मान लो ओल्ड फॉलो कर रहे हो, अब तुमको ओल्ड से न्यू में जाना है, तो एक बार ओल्ड से न्यू में चले गए तो फिर तुम न्यू से ओल्ड में नहीं जाओगे। यही चीज़ बताना चाहता है। एक बार अगर तुम चेंज कर लिया ना तो फिर दूसरी मर्तबा उसको चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 देखो, पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, देखो ध्यान से सुनो। जैसे मान लो अगर तुम सैलरी इनकम हो, ठीक है, तुम्हारा पीजीबीपी इनकम नहीं है, तो सैलरी इनकम अगर हो, तुम पीजीबीपी इनकम तुम्हारा नहीं है, तुम ओल्ड में थे, तुमको न्यू में आना है, तो कोई टेंशन नहीं है, ओल्ड में थे न्यू में आना, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, या न्यू में थे ओल्ड में जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक बात याद रखना चाहिए कि हर सैलरीड इंसान के का टीडीएस उसका एम्प्लॉयर काटता है। तो अब आपका ओल्ड में है ना न्यू में है, मेरे को कैसे पता मेरे को टीडीएस काटना पड़ेगा? तो आप ओल्ड टैक्स सिस्टम फॉलो कर रहे हो या न्यू टैक्स सिस्टम फॉलो कर रहे हो, ये बात आपका एम्प्लॉयर को आपको बोलना पड़ेगा। आपके एम्प्लॉयर को बोल देना कि मैं न्यू में काट रहा हूँ ना ओल्ड में काट रहा हूँ, ठीक है। अब सैलरी इनकम वाला का क्या होता है, मैंने हर साल तुम चेंज कर सकते हैं, किसी साल न्यू लो, किसी साल ओल्ड लो, न्यू लो ओल्ड लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके। देखो ये बात सीबीडीटी बोला है। देखो, CBDT has via circular number C1 2020 dated 13 April 2020 clarified that an employee having income other than head of PGBP, अगर PGBP नहीं है, पहले बोल दिया ऐसा क्यों भैया?
क्योंकि पीजीबीपी इनकम होने से ना आप इस तरह का चेंज कर ही नहीं सकते हो, एक बार ही चेंज कर सकते हो। And intending to opt for concessional rate under section 1115 BSc is required to intimate to the deductor being his employer of such intimation for each previous year, and upon such intimation the deductor shall compute his total income and make TDS thereon in accordance with the 1115 BSc. If such intimation is not made by the employee, अगर एम्प्लॉय इंटीमेशन नहीं देता, एम्प्लॉयर शैल मेक टीडीएस विदाउट कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BSc, तो उसको दिक्कत हो जाएगा काटने में, तो बात बता देना। ओके, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ, इट ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट इंटीमेशन सो मेड टू द डिडक्टर shall be only for the purpose of TDS during the previous year, cannot be modified during the year. However, the intimation would not amount to exercising option in 1115 BSc, and the person shall be required to do so along with the return to be furnished 139(1) of the previous year. Thus, option at the time of return filing 139(1) could be different from the intimation made by such employee. अच्छा, देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपका साल का स्टार्टिंग में कुछ मंथ था और एंड में कुछ मंथ था, तो उसके साल का स्टार्टिंग में मंथ था न्यू रेट, और जब रिटर्न फाइलिंग का टाइम आया तो आप बोले ओल्ड रेट। तो इस सिस्टम में जो हायर, जिस पे हायर टैक्स आएगा उसी को हम उसी पे हम आपका टैक्स काटा जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इन केस ऑफ पर्सन हुज इनकम अंडर पीजीबीपी ऑल्सो द ऑप्शन ऑफ टैक्स 1115 BSc वंस एक्सरसाइज द प्रीवियस टाइम फाइलिंग रिटर्न कैनॉट बी चेंज। सही बात है, एक बार कर लेने से दूसरी बार फिर चेंज नहीं हो सकता। फिर अकॉर्डिंग अ पर्सन हैविंग इनकम अंडर पीजीबीपी shall also intimate to his employer, however the intimation to the employee in case of subsequent previous year must not deviate from the option। सही बात है। अब सैलरी वाला का अगर पीजीबीपी इनकम आ जाता है तो ये बात अपने एम्प्लॉयर को बता देना कि हम चेंज नहीं कर सकते। अरे सीधा सा बात ये बोलना चाहिए, सैलरी कमा रहे हो उसके साथ साथ तुम पीजीबीपी भी कमाने लगे, नहीं हो सकता है। तो नौकरी भी करेगा और बिजनेस वाला इनकम भी कमाएगा, तो उस केस में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में तो तुम्हारा एक बार तुम चेंज कर लिया, फिर बाद में तुम चेंज नहीं कर सकता, यही बात बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने मोट माट बात यही समझ में आया, इतना रामायण महाभारत ना जान के सिर्फ यही समझ लें कि पीजीबीपी इनकम अगर है तो एक बार चेंज होगा, उसके अलावा कुछ भी है तो बार बार चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है एएमटी, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, सेक्शन 1115 JC। ये क्या बोलता है, देखिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएमटी, ध्यान से सुनेगा क्या बोल रहा। ऑल एसएससी अदर देन कंपनी, ऑल एसएससी अदर देन कंपनी, बार बार बता दिया, कंपनी को यहाँ साइड कर दिया। हु हैज़ क्लेम एनी डिडक्शन, जो कि कोई भी डिडक्शन, हु हैज़ क्लेम एनी डिडक्शन, जो कि डिडक्शन क्लेम कर चुका है, ATH या ATRRB, ठीक है, ATH या ATRRB, सेक्शन 10AA और 35AD, समझ में आया। ये तीन सेक्शन में अगर तूने डिडक्शन क्लेम कर चुका है तो तेरे ऊपर में EMT एप्लीकेबल हो जाएगा। अब एक बात हम पहले बता चुके थे, फिर बता रहे हैं, जो न्यू टैक्स सिस्टम में जाना चाहता है उसके लिए EMT का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, पहले बता दिए थे। एक्सेप्शन, दिस शैल नॉट अप्लाई टू एन इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI और AJP इफ द एडजस्टेड टर्नओवर ऑफ सच पर्सन डज नॉट एक्सीड 20 लाख। अगर आपका एडजस्टेड टर्नओवर 20 लाख के ऊपर नहीं जाता, एडजस्टेड टर्नओवर क्या होता है बताएंगे, ध्यान से रुक जा, हम क्या होता है एडजस्टेड टर्नओवर समझाएंगे। तो अभी ये साल ले कि अगर तेरा एडजस्टेड टर्नओवर 20 लाख के ऊपर नहीं जाता तो तेरे ऊपर में EMT एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक, क्या लिखो, दिस सॉरी नहीं आया हुआ, एक्सेप्शन है, ये अप्लाई नहीं होगा, दिस शैल नॉट अप्लाई, नहीं अप्लाई होगा अगर तेरा एडजस्टेड टर्नओवर एक्सीड नहीं करता है 20 लाख से। ओके, द अबव एग्जेम्पशन लिखा है ना, दिस शैल नॉट अप्लाई टू इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI और AJP इफ द एडजस्टेड टोटल इनकम ऑफ सच पर्सन डज नॉट एक्सीड 20 लाख, अगर 20 लाख को एक्सीड नहीं करता है। The above exception is not applicable in case of firm LLP। ये जो एक्सेप्शन है ना, ऊपर वाला एक्सेप्शन, ये एप्लीकेबल नहीं है किसके ऊपर में, फर्म और LLP के ऊपर में, ये एप्लीकेबल किस पे, इंडिविजुअल HUF, AOP और BOI। EMT इज एप्लीकेबल और LLP और फर्म में भी हो सकता है, क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन इवन द एडजस्टेड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड। हाँ सही बात है, अगर नहीं भी मतलब एक्सीड करता है 20 लाख के ऊपर तो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल HUF, BOI के लिए अगर 20 लाख के ऊपर नहीं जाता है एडजस्टेड टर्नओवर तो EMT का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। मैंने इंडिविजुअल HUF, BOI के लिए EMT का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, 20 लाख के ऊपर नहीं जाता। ओके, अब ये कैसे निकलता है EMT थोड़ा समझाइए। देखो सम्स करेंगे हम लोग कल, आज खाली थ्योरेटिकल नॉलेज ले लो। स्टेप 1 में कंप्यूट रेगुलर इनकम टैक्स लायबिलिटी बिफोर सेस, जैसे निकालते हो वैसे निकालना, बस सेस मत लेना, सेस मत ऐड करना। एडजस्टेड टर्नओवर कैसे निकलता है, टोटल इनकम ले लेना, उसके बाद ये तीनों डिडक्शन को ऐड कर देना। क्या बोले समझ में आया, अरे भैया ये क्या बोल रहे हैं आप, डिडक्शन तो माइनस होता है, बस उसीलिए तो एडजस्टेड टोटल इनकम इसका नाम है। टोटल इनकम निकाल लिया और उसमें ये सब क्या कर देगा, ऐड कर देगा, तो एडजस्टेड टोटल इनकम निकल जाएगा। ओके, अब मेरा बात सुन देख, F निकल गया, अब इसके बाद तू EMT निकालेगा। EMT कैसे निकालेगा पता है, EMT निकाला जाता है एडजस्टेड टर्नओवर का 18.5% लगा देगा।
नहीं समझ में आया मेरा बात। एएमटी कैसे निकालेगा, जो एडजस्टेड टोटल इनकम है उसका 18.5% ही तेरा होता है, एएमटी का रेट 18.5% है, याद रहे बात। अब मेरा बात सुन, स्टेप 4 में क्या करेगा, इनकम टैक्स का लाइबिलिटी हायर ऑफ ए एन जी, हायर ऑफ ए एन जी का मतलब समझा, जो तू जैसे इनकम टैक्स निकालता है वो निकालेगा और 18.5% एएमटी का लगाएगा, दोनों में जो हायर होगा वही ले लेना, और उसके बाद हेल्थ और एजुकेशन से ऐड करके टैक्स लाइबिलिटी निकल जाएगा। भैया नहीं समझ में आया, फिर से एक बार बताइए। देखो सुनो, बहुत सिंपल है, जैसे तुम पहले टैक्स निकालते हो निकाल लेना, निकाल लिया, सेस ऐड मत करना, सेस ऐड मत करना, जैसे निकालते हो वैसे निकाल लिया। अब उसके बाद तुम एडजस्टेड टोटल इनकम निकालो, कैसे निकालोगे, टोटल इनकम लेना और ये 3 डिडक्शन जो बताएं, 80 H280 RRB वाला, 35 AD वाला और 10 AA वाला, तीनों ऐड करके एडजस्टेड टर्नओवर निकल जाएगा। अब उसका 18.5% लगाना, अब उसका 18.5% मैंने एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5%, और जो तुम्हारा जो टैक्स लाइबिलिटी तुम निकाला था ऊपर में सेस से पहले वाला अमाउंट, उस दोनों को कंपेयर करना, दोनों में जो हायर होगा वो ले लेना, उसमें 4% हेल्थ और एजुकेशन से ऐड कर देना, तो टैक्स लाइबिलिटी निकल जाएगा। समझ गए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, क्या बोला है, इफ़ सी डी एन ई इज जीरो, और यहाँ जो बोले ना सी डी ई जीरो, सी डी ई जीरो का मतलब भैया क्या होता है, माने अगर तुम्हारा कोई अगर तुम्हारा कोई ये जो 3 डिडक्शन बताइए ये है ही नहीं, तो ये प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब ये है कि अगर आपका ATH 35 AD का डिडक्शन और 10 AA का डिडक्शन नहीं है, तो आपके लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। समझ गया। दूसरा पॉइंट क्या, इफ एफ डज नॉट एक्सीड 20 लाख, इफ एफ का मतलब एडजस्टेड टर्नओवर, अगर 20 लाख के ऊपर नहीं जाता है, दिस प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP। अभी बताए थे कि अगर एडजस्टेड टोटल इनकम ठीक है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP के लिए माने 20 लाख के ऊपर अगर ये नहीं जाता है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है। लेकिन LLP और फर्म के लिए 20 लाख का जो लिमिट है वो चेक करने मत जाना। माने अगर तुम इंडिविजुअल, HUF, BOI, AJP का सम्स कर रहे हो और तुम देखते हो कि तुम्हारा एडजस्टेड टर्नओवर जो 20 लाख के ऊपर चला गया, तो एम्प्टी प्रोविजन लगा देना, और अगर 20 लाख के नीचे है तो एम्प्टी प्रोविजन 20 लाख के ऊपर जाएगा तभी लगाना। लिखा ना, डज नॉट एक्सीड 20 लाख, दिस प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल। एक्सीड अगर नहीं करेगा तो नहीं लगेगा, लेकिन LLP फॉर्म के लिए ये चीज़ देखने का जरूरत नहीं है, नीचे भी रहेगा तो चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट बोला, फर्दर प्रोविजन ऑफ AMT वुड ऑल्सो नॉट अप्लाई इन केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF ऑप्टिंग फॉर कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स अंडर। ओ माय गॉड, ये तो पहले ही बता देते कि कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स का मतलब ही 1115 BFC, 1115 BAC मतलब कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स, इसके लिए AMT एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है, समझ गए। अच्छा, फिर C नंबर पॉइंट में, व्हाट इफ AMT इज एप्लीकेबल इन केस स्टेप 3 इज हायर। अच्छा, ये चीज़ हम एक क्या बोलते हैं, एक छोटा सा सम्स करके बताते हैं, ठीक है, छोटा सम्स करके बताते हैं। तेरा कॉपी है तो कॉपी निकाल, कॉपी या बुक में लिख लेना, बुक में लिख ले, जगह है नीचे, जगह लिख। सुन, छोटा छोटा कॉलम पर लगा लिखा, पहले ऊपर में देते ईयर वन दे दिया। ईयर 1 में नॉर्मल प्रोविजन लिखेगा, नॉर्मल प्रोविजन, नॉर्मल है 10 लाख, नॉर्मल 10 लाख मतलब नॉर्मल तू टैक्स निकालता है 10 लाख, AMT है 12 लाख, AMT कितना, 12 लाख, ठीक है, AMT है 12 लाख। अच्छा, ठीक है, इतना ही रहने दे, सम्स का ज़रूरत नहीं है आज, रहने दे, इतना ही रहने दे, ठीक है, ठीक है। कल हम लोग इसका सम्स वगैरह करेंगे, AMT वगैरह का सम्स ये सब करेंगे, ठीक है, ओके।